हेलो फ्रेंड, मैं स्मृति आप सभी का स्वागत करती हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद स्मृति में। आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास में मैं आप लोगों को मुख्य परीक्षा के लिए भूगोल विषय से एक प्रश्न का उत्तर कराने वाली हूं। ये उन सारे स्टूडेंट के लिए हेल्पफुल हो जाता है जो जेपीएससी, बीपीएससी और अन्य स्टेट पीसीएस की तैयारियों में लगे हैं। आज का जो मैंने प्रश्न लिया है इसे मैंने जेपीएससी के मुख्य परीक्षा के सिलेबस से लिया है और भूगोल विषय के सिलेबस से इसे मैंने लिया है और जो टॉपिक है वो है प्लेट विवर्तनिकी। और इसे जो मैंने प्रश्न बनाया है वो है प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत का विस्तृत वर्णन करें तथा प्लेटों की रूपांतर सीमा, अभिसरण सीमा और अपसारी सीमा में मुख्य अंतर क्या है ये बताएं। तो ये आज का प्रश्न है और इसमें मैंने दो प्रश्नों को एक साथ शामिल किया है, इसीलिए इसके अंक हैं 40। अलग अलग भी ये प्रश्न जो है वो पूछे जा सकते हैं। इसका उत्तर लेखन में मैंने जिन किताबों का हेल्प लिया है वो किताब है भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत और ये कक्षा 11 की पाठ्य पुस्तक है। और कुछ और भी अन्य किताबें हैं जिनका मैंने हेल्प लिया है, वो है महेश बरनवाल की ये भूगोल की किताब और फिर एक और किताब है डॉक्टर सविंदर सिंह, इनका भौतिक भूगोल, डॉक्टर सविंदर सिंह का। इन सारी किताबों का मैंने हेल्प लिया, लेकिन ज़्यादा मुझे हेल्प मिला एनसीईआरटी की किताब से। इसका जब मैंने आंसर लिखा है तो उसके 3 भाग मैंने किए हैं। एक पहला जो भाग है वो है जो पहला भाग है वो है मुख्य भूमिका का वो भाग है, और जो दूसरा भाग है वो है मुख्य भाग, और जो तीसरा भाग है वो है निष्कर्ष का। भूमिका में मैंने थोड़ा प्लेट के बारे में बताया है, थोड़ा सा प्लेट विवर्तनिकी के बारे में बताया है और थोड़ा मैंने इस सिद्धांत के प्रतिपादक के बारे में बताया है, किन्होंने प्रतिपादन किया, और फिर जो वैज्ञानिक जिन्होंने व्याख्या की उनके बारे में थोड़ा मैंने यहाँ बताया है। फिर जब मैंने इसका जो मुख्य भाग लिखा है उसमें मैंने आपको प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत का विवरण दिया विस्तृत, और जो दूसरा ये प्रश्न है रूपांतर सीमा, अभिसरण सीमा और अपसारी सीमा, इसमें अंतर बताया है मैंने इसकी परिभाषा और उदाहरण को दे करके, और इसके बाद इसका मैंने निष्कर्ष लिखा है। तो आज की क्लास में शुरू करने के पहले, क्योंकि इसमें कुछ ऐसे टफ वर्ड्स आएंगे जो जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और इसके लिए मैंने यहाँ शब्दार्थ लिखे हैं उन सारे टफ वर्ड्स के। पहले इसको मैं आपको क्लियर कर दूँ, फिर हम लोग आंसर जानेंगे। सबसे पहला शब्द जो आता है वो है दृढ़ भूखंड का। क्या है ये दृढ़ भूखंड? तो भू सतह से लेकर के 200 किलोमीटर तक की गहराई तक का जो भाग है वो दृढ़ भूखंड कहलाता है। तो जो भू सतह है, जो भूमि का जो सतह है वहाँ से लेकर के गहराई में अगर जाया जाए, जैसे यहाँ मैं उदाहरण के तौर पे यहाँ मैंने फिगर बनाया है, भू सतह से गहराई में 200 किलोमीटर तक का जो भाग है वो क्या कहलाता है? तो दृढ़ भूखंड कहलाता है, यानी कि लिथोस्फीयर। और अब हम लोग जानेंगे प्लेट विवर्तनिकी क्या होता है। इसमें मैं प्लेट बताऊंगी, प्लेट विवर्तनिकी के बारे में बताऊंगी, फिर विवर्तनिकी क्या है ये बताऊंगी। सबसे पहले हम लोग जाने प्लेट। तो यही जो स्थलीय दृढ़ भूखंड है उसको प्लेट कहते हैं। ये जो पृथ्वी का जो सतह है उससे अगर गहराई में 200 किलोमीटर अंदर जाया जाए तो उतने तक के भाग को प्लेट कहते हैं। और अलग अलग जगह पर अलग अलग गहराई हो सकती है, जैसे महासागरीय जो क्षेत्र है वहाँ पर गहराई अलग होती है और महाद्वीपीय जो क्षेत्र है वहाँ पर गहराई अलग होती है। आगे हम लोग जानेंगे आंसर में। फिर अब हम लोग जाने प्लेट विवर्तनिकी क्या होता है। तो पृथ्वी का निर्माण विभिन्न प्लेटों से बना है। जिस प्लेट का हम लोग वर्णन कर रहे हैं कि स्थलीय दृढ़ भूखंड जो होता है वही प्लेट होता है। तो कई प्रकार की जो प्लेट्स हैं उनसे मिल करके ही प्लेट जो है पृथ्वी जो है वो बनी हुई है। छोटी बड़ी इसमें कई प्लेटें आती हैं। इन प्लेटों का स्वभाव तथा प्रवाह से संबंधित अध्ययन को ही प्लेट विवर्तनिकी कहते हैं। और ये जो प्लेट्स हैं इनका क्या नेचर है और मतलब इनका स्वभाव से संबंधित और उनका प्रवाह से संबंधित जो अध्ययन किया जाता है उसी को क्या कहते हैं? तो उसी को प्लेट विवर्तनिकी कहते हैं। ठीक है ना। अब हम लोग जाने विवर्तनिकी क्या होता है। तो प्लेटों का पास आना या दूर जाना और रगड़ खाना, इस क्रिया को विवर्तनिकी कहते हैं। अब जैसे प्लेट्स हैं, या तो वो पास में आएंगी, नहीं तो वो दूर जाएंगी, या फिर आपस में रगड़ खाएंगी। तो इस जो क्रिया हो रही है, जो क्रिया हो रही है, इसको क्या कहेंगे? विवर्तनिकी कहेंगे। लेकिन क्यों प्लेट पास में आती है, दूर जाती है, रगड़ खाती है आपस में? क्योंकि प्लेट जो होती है वो गतिशील अवस्था में होती है। थोड़ा हम लोग दूसरे शब्दों को भी जान लें। अन्य अभिसरण किसको कहते हैं? तो प्लेटों के निकट आने की क्रिया को अभिसरण कहते हैं। जैसे एक उदाहरण के तौर पे मैंने यहाँ बनाया है प्लेट ए और प्लेट बी।
जब ये आपस में मतलब वो आपस में निकट आ रही हैं तो इस क्रिया को क्या कहेंगे, अभिसरण। और प्लेटों के दूर हटने की क्रिया को अपसरण कहते हैं। और यही जो प्लेटें हैं, जैसे प्लेट ए और प्लेट बी मैंने बनाया है, तो ये जो दूर हटने का जो क्रिया है इसको क्या कहेंगे, तो इसी को क्या कहेंगे, अपसरण कहेंगे। ठीक है ना। अब आप जानेंगे दुर्बल मंडल क्या होता है। अपसरण और अभिसरण तो आपने जाना, क्योंकि आने वाले समय में ये शब्द जो मिलेंगे आपको। दुर्बल मंडल यानी कि स्थेनोस्फेयर, ये क्या होता है। अभी मैंने आपको दृढ़ भूखंड के बारे में पढ़ाया है। दृढ़ भूखंड यानी कि लिथोस्फेयर। तो लिथोस्फेयर का नीचे का जो भाग होता है उसको दुर्बल मंडल कहते हैं। ठीक है ना। ये अर्धद्रव्य अवस्था में होता है, ना तो ठोस होगा ना तो ये द्रव होगा, अर्धद्रव्य अवस्था में ये होता है। और इसका घनत्व और द्रव्यमान जो है वो लिथोस्फेयर से अधिक होता है। जैसे कि देखिए उदाहरण के तौर पे मैं यहाँ बनाई उसका फिगर। ये पृथ्वी है, तो ऊपरी जो भाग है इसका 200 किलोमीटर तक का, तो ये स्थल मंडल यानी कि लिथोस्फेयर के अंतर्गत आता है। इसके जस्ट नीचे का जो भाग होता है, जो अर्धद्रव्य अवस्था में होता है, ये दुर्बल मंडल कहलाता है। और इसका जो घनत्व होता है और द्रव्यमान होता है लिथोस्फेयर की अपेक्षा काफ़ी ज़्यादा होता है। और ज़्यादा होने के कारण लिथोस्फेयर जो हो जाती है वो हल्की हो जाती है, उसका घनत्व कम रहता है, तो वो दुर्बल मंडल के ऊपर तैरती हुई अवस्था में होती है लिथोस्फेयर। और यही कारण है कि जो प्लेट्स जो हैं जो लिथोस्फेयर में जो लिथोस्फेयर है वो प्लेट्स जो हैं वो गतिशील अवस्था में होते हैं, क्योंकि वो दुर्बल मंडल के ऊपर तैरती हुई अवस्था में है। तो प्लेटें दुर्बल मंडल पर तैरती हुई अवस्था में होती हैं। अब हम लोग थोड़ा फिगर के माध्यम से भी जान लें। देखिए लिथोस्फेयर, इसका जो भाग है 0 से 200 किलोमीटर का है, लेकिन ये जो 200 किलोमीटर जो आ जाता है इसमें जो मेंटल का जो भाग है, यानी कि मेंटल का जो ऊपरी भाग है वो भी शामिल रहता है, तो ये लिथोस्फेयर हो जाता है, दृढ़ स्थलीय भूखंड। और यही प्लेट होता है। देखिए महासागरीय महाद्वीपीय स्थान पे इसकी गहराई मतलब ज़्यादा है, और जो महाद्वीपीय जगह पे ज़्यादा है और किलोमीटर में, और महासागरीय जगह है जो वहाँ पे कम किलोमीटर होती है इसकी। लिथोस्फेयर जो दृढ़ स्थलीय भूखंड है ये क्रस्ट और मेटल का ऊपरी भाग है। देखिए क्रस्ट जो है 0 से 30 किलोमीटर तक के भाग को क्रस्ट कहेंगे, और 30 के बाद जो के भाग को मेटल कहते हैं। तो मेटल का जो ऊपरी भाग होता है ये 360 के बीच तक का, ये जो मेटल का जो ऊपरी भाग होता है ये 200 से ऊपर का जो भाग है, 30 से नीचे और 200 से ऊपर, तो ये भाग को मिला करके लिथोस्फेयर बनता है। अब स्थेनोस्फेयर जानते हैं, तो ये 200 से 360 के बीच का जो भाग है किलोमीटर का, ये बीच का जो भाग है ये अर्धद्रव्य अवस्था में होता है। इसको स्थेनोस्फेयर या दुर्बलता मंडल कहते हैं, या फिर इसको प्लास्टिक जोन के नाम से भी जानते हैं। ये द्रव्य अवस्था में होता है, अर्धद्रव्य अवस्था में होता है, और इसका घनत्व ज़्यादा होता है, इसका द्रव्यमान ज़्यादा होता है, और लिथोस्फेयर का कम होता है। तो ये जो लिथोस्फेयर है वो स्थेनोस्फेयर के ऊपर तैरती हुई अवस्था में होती है। इस कारण से प्लेटें जो होती हैं वो गतिशील अवस्था में होती हैं, वो गति करती रहती हैं। इस कारण से जो प्लेट्स है वो या तो पास आती है या दूर जाती है, आपस में रगड़ खाती है क्षैतिज में। तो ये आपने जाना। अब थोड़ा सा और आसान शब्दों में यहाँ जाने, मैं आपको समझाने के लिए बोल रही हूँ, बहुत ही थोड़ा सा समझने में थोड़ा मुश्किल होता है बहुत सारे लोगों को जो पहली बार पढ़ रहे होंगे। प्लेट विवर्तने के सिद्धांत। अब जैसे देखिए ये पृथ्वी है जी, 200 किलोमीटर जो है महाद्वीपीय भाग में 200 किलोमीटर, और जो महासागरीय भाग है वो 5 से लेकर के 100 किलोमीटर के बीच का जो भाग है वो ये यहाँ पर ये जो भाग है यहाँ तक का भाग क्या कहलाता है, ये दृढ़ भूखंड कहलाता है। और इसी में प्लेट्स होते हैं, और कई प्रकार के प्लेट्स से मिलकर के पृथ्वी का निर्माण होता है। इसमें छोटे बड़े बहुत सारे प्लेट होते हैं। तो कुछ महत्वपूर्ण प्लेटों का नाम जान ले कौन कौन से हैं। देखिए जैसे ये दुर्बलता मंडल है, 200 से 360 यहाँ दिया हुआ है, 0 से 200 किलोमीटर तक लिथोस्फेयर है। तो ये लिथोस्फेयर जो है इसी में जो प्लेट्स हैं वो हैं, कौन कौन से महत्वपूर्ण प्लेट्स हैं वो जानेंगे। पहला है यूरेशियन प्लेट, दूसरा इंडियन प्लेट्स, अफ्रीकन प्लेट्स तीसरा, चौथा अमेरिकन प्लेट्स, पांचवा पैसिफिक प्लेट्स यानी कि प्रशांत प्लेट्स, और छठा अंटार्कटिका प्लेट्स। तो ये 6 मुख्य प्लेट्स हैं जो बड़े प्लेट्स हैं, और अन्य भी बहुत सारी छोटी छोटी प्लेट्स हैं। प्लेटों के जो किनारे होते हैं वो काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं, ठीक है ना। प्लेटों के किनारे ही जो भूगर्भिक क्रियाओं के दृष्टिकोण
से सर्वाधिक महत्वपूर्ण होते हैं। जो प्लेट्स हैं, जैसे मान लीजिए कि ये प्लेट्स है, तो इसका जो किनारा होता है, किनारा, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है, ठीक है ना। ये भूगर्भिक क्रियाओं के दृष्टिकोण से ये सर्वाधिक महत्वपूर्ण होते हैं, क्योंकि इन्हीं किनारों के सहारे भूकंपीय, ज्वालामुखी तथा विवर्तनिकी घटनाएं घटती हैं। और ये जो किनारे हैं, इनके सहारे ही भूकंपीय, ज्वालामुखी और विवर्तनिकी घटनाएं जो हैं वो घटती हैं। सामान्य रूप से ये जो किनारे हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। एक तो होता है रचनात्मक किनारा, यानी कि इसमें जब प्लेट्स जो होती हैं वो दूर जाती हैं। रचनात्मक किनारा में प्लेट्स जो होती हैं वो एक दूसरे से दूर जाती हैं, और दूर जाने के क्रम में बीच में कुछ जो गैप होता है, तो यहाँ पर कुछ रचनाएं मतलब कुछ स्थलाकृति जो है उसका निर्माण होता है। तो ये रचनात्मक किनारा हो गया। दूसरा हो गया विनाशात्मक किनारा। जब प्लेट्स आपस में जब टकराती हैं तो विनाश होता है, ठीक है ना, एक दूसरे के ऊपर आ जाती हैं और इसी में वलित परिवर्त का भी निर्माण होता है। तो ये विनाशात्मक किनारा हो गया। तीसरा हो गया संरक्षी किनारा। तो इसमें ना तो रचनात्मक कार्य होता है, ना ही विनाशात्मक कार्य होता है। इसमें प्लेट्स जो है आपस में रगड़ खाती हैं और क्षैतिज अवस्था में ये दोनों एक दूसरे के क्षैतिज अवस्था में ये गति करती हैं प्लेट्स। अब हम लोग देखिए उत्तर जाने। ये कुछ महत्वपूर्ण टफ वर्ड्स हो गए, जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, ठीक है ना, इसीलिए मैंने आज की क्लास में इसको शामिल किया। अब आंसर करते हैं। भूमिका में पहले मैं आपको बता दूं क्या है भूमिका में। पृथ्वी का निर्माण विभिन्न प्लेटों से हुआ है। जैसा मैंने बताया, अलग अलग प्लेटों से पृथ्वी का निर्माण हुआ है। स्थलीय दृढ़ भूखंड को प्लेट कहते हैं। इन प्लेटों के स्वभाव तथा प्रवाह से संबंधित अध्ययन को प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत कहते हैं। ये प्लेटें अपने ऊपर स्थित महाद्वीपीय व महासागरीय भाग को अपने प्रवाह के साथ ही स्थानांतरित करती हैं। ये जो प्लेट्स हैं, जब इसमें गति होगा, ये जब ये गतिशील होंगी, तो अगर उनके उनके ऊपर अगर महासागर है तो उसमें भी गति होगी, अगर महाद्वीप है तो उसमें भी गति होगी। तो वही चीज़ यहाँ लिख रहा है। इस सिद्धांत का प्रतिपादन 1962 ईस्वी में हैरी हेस ने किया था। किसने किया था? तो हैरी हेस ने इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया था, लेकिन इसकी वैज्ञानिक व्याख्या सन 1967 ईस्वी में मैकेंजी पार्कर और मोर्गन ने स्वतंत्र रूप से उपलब्ध विचारों को समन्वित करके अवधारणा प्रस्तुत की, जिसको प्लेट विवर्तनिकी कहते हैं। लेकिन इसकी वैज्ञानिक व्याख्या किसने की? तो मैकेंजी पार्कर और मोर्गन ने की थी 1967 ईस्वी में। ये तो हो गया भूमिका। अब हम लोग चलिए उसको डिटेल को जानते हैं, प्लेट विवर्तनिकी को। स्थल मंडल का आंतरिक रूप दृढ़ प्लेटों से बना हुआ है। मैंने बताया कि जो स्थल मंडल का जो आंतरिक रूप है वो कठोर प्लेटों से बना हुआ है। एक विवर्तनिकी प्लेट यानी कि लिथोस्फेरिक प्लेट जो है, जो ठोस चट्टान का विशाल व अनियमित आकार का एक खंड है जो महाद्वीपीय और महासागरीय स्थलों से मिलकर बना है। ये प्लेटें दुर्बलता मंडल पर यानी कि स्टेनोस्फेयर पर एक दृढ़ इकाई के रूप में क्षैतिज अवस्था में गतिशील है। इन सारे लाइन को मैंने एनसीईआरटी के बुक से लिया है। यहाँ कहा क्या जा रहा है कि देखिए, यहाँ मैं फिगर के माध्यम से बता दूँ। देखिए, जैसे ये प्लेट्स, ये पृथ्वी है, इनके जो प्लेट्स हैं, ये वही चीज़ को लिखा हुआ है कि देखिए ये जो प्लेट्स हैं, ये प्लेट्स जो हैं वो कठोर चट्टानों से बनी हुई हैं। कठोर, ठोस और विशाल अनियमित आकार की चट्टानों का खंड है ये। और ये प्लेट्स जो हैं ये दुर्बलता मंडल पे, जैसे ये जो भाग है ये दुर्बलता मंडल है जो अर्धद्रवीय अवस्था में है, स्टेनोस्फेयर भी कहते हैं इसको। दुर्बलता मंडल पर एक दृढ़ इकाई के रूप में क्षैतिज अवस्था में गतिशील है। क्षैतिज अवस्था में ये गतिशील है, ठीक है ना। अब किस तरीके से है, अब हम लोग थोड़ा यहाँ पर, क्योंकि ये आंसर राइट कर रहे हैं तो इस तरीके के डायग्राम बनाना ज़रूरी है। अब ये आंसर राइटिंग है। इसके पहले मैंने आपको थोड़ा शब्दार्थ बताया था, उसमें मैंने आपको थोड़ा क्लियर कराया था। इसमें क्या है, देखिए यहाँ पर जो है वो है रासायनिक विभाजन। रासायनिक विभाजन 3 भागों में किया गया है। 0 से 30 किलोमीटर तक का भाग है क्रस्ट का, 30 से 2900 किलोमीटर का भाग जो है वो है मेंटल का, और 2900 से 6370 का जो भाग है वो है कोर का। मैंने बताया कहीं 63, कहीं 70 दिया, कहीं 71 दिया हुआ। 2900 से 6370 के बीच का जो भाग होता है वो कोर का। ये जो भाग, ये जो है ये रासायनिक विभाजन है। लेकिन अब हम लोग इसका यांत्रिक विभाजन भी देखेंगे। तो क्रस्ट, मेंटल और कोर, आपने किलोमीटर के आधार पर ये जाना कितने किलोमीटर से कितने किलोमीटर तक का भाग है ये। लेकिन अब हम लोग इसका यांत्रिक विभाजन देखते हैं,
इसके स्वभाव के आधार पर इसका विभाजन किया गया है नेचर के आधार पर। 0 से 200 किलोमीटर के बीच का जो भाग है वो लिथोस्फीयर के अंतर्गत आता है। इसमें क्रस्ट और मेंटल का जो ऊपरी भाग है वो आ जाता है, 0 से 200 किलोमीटर का भाग, और ये लिथोस्फीयर के नाम से जाना जाता है। फिर आता है भाग स्टेनोस्फीयर का, 200 से लेकर के 360 के बीच का जो भाग होता है वो स्टेनोस्फीयर का होता है, और ये अर्धद्रवीय अवस्था में होता है। फिर उसके बाद 360 से लेकर के 2800 के बीच का जो भाग होता है वो मध्यमंडल के भाग होता है, और 2800 से लेकर के 6370 के बीच का जो भाग होता है वो गंभीर मंडल के अंतर्गत आता है। ये यांत्रिक विभाजन है इसका। तो हम लोगों को मतलब किससे किससे रखना है, तो लिथोस्फीयर और स्टेनोस्फीयर से। स्टेनोस्फीयर जो दुर्बल मंडल के नाम से भी जाना जाता है, और इसी दुर्बल मंडल के ऊपर प्लेट्स जो होती हैं वो गतिशील अवस्था में होती हैं, और ये लिथोस्फीयर का भाग होता है। इतना आपने अच्छे से समझ गया होगा। अब आप जानेंगे अस्थल मंडल में परपटी एवं ऊपरी मेंटल को सम्मिलित किया जाता है। इसी चीज़ को मैंने यहाँ लिखा है कि अस्थल मंडल में जो ऊपरी परपटी है और जो ऊपरी मेंटल है उसको शामिल किया गया है, जिसकी मोटाई महासागर में 5 से 100 किलोमीटर होती है, और महाद्वीपीय भाग में लगभग 200 किलोमीटर तक होती है। देखिए, महाद्वीपीय भाग और महासागरीय भाग में अलग अलग होती है। 505 से लेकर 100 किलोमीटर तक कहाँ इसकी मोटाई होती है, तो वो महासागर में होती है, और महाद्वीपीय भाग में स्थल मंडल की जो मोटाई होती है वो 200 किलोमीटर के बीच की होती है। ये प्लेटें जो स्थल मंडल से निर्मित होती हैं एवं दुर्बल मंडल पर तैरती रहती हैं, जो प्लेट्स हैं जो दुर्बल मंडल पर तैरती रहती हैं, जो कि पूर्णतः सीमा का बना होता है, वह अपेक्षाकृत अधिक घनत्व का होता है। चूँकि इसका घनत्व अधिक होता है, जिस कारण से कम घनत्व वाली जो प्लेटें हैं इस पर गतिशील रहती हैं। अब तक 6 प्रमुख तथा 20 लघु प्लेटों का निर्धारण किया गया है। 6 बड़ी प्लेटें और 20 जो है वो लघु प्लेटें, इसका निर्धारण किया गया। लेकिन यहाँ पर मैंने कुछ मुख्य प्लेटों का ही वर्णन किया है। जो लघु प्लेटें हैं उनका भी वर्णन किया जा सकता था, लेकिन आंसर जो होता है वो बहुत बड़ा हो जाता। कौन कौन सी बड़ी प्लेटें हैं? यूरेशियन प्लेट, इंडियन प्लेट, अफ्रीकी प्लेट, अमेरिकन प्लेट, पैसिफिक प्लेट और अंटार्कटिका प्लेट। और ऐसे आंसर में मैंने इस फिगर को शामिल किया है। ये दुर्बल मंडल है 200 से 360 और 0 से 200 किलोमीटर तक, ये हो गया लिथोस्फीयर का भाग। तो यूरेशियन प्लेट, इंडियन प्लेट, अफ्रीकी प्लेट, अमेरिकन प्लेट, पैसिफिक प्लेट और अटलांटिक प्लेट, ये बड़े प्लेट्स हैं। प्लेटों के जो किनारे होते हैं वो भूगर्भीय क्रियाओं के दृष्टिकोण से सर्वाधिक महत्वपूर्ण होते हैं। जो प्लेट्स के किनारे हैं वो ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। किनारों के सहारे भूकंपीय ज्वालामुखी तथा विवर्तनिकी घटनाएं जो होती हैं वो घटित होती हैं। प्लेट के सीमांत भाग को प्लेट का किनारा कहते हैं। प्लेट जो है उसका जो सीमांत भाग है उसको किनारा कहते हैं, जबकि 2 प्लेटों के मध्य संचलन मंडल जो होता है, मोशन जोन जिसको कहते हैं, 2 प्लेटों के बीच में जो मध्य संचलन मंडल जो होता है यानी कि मोशन जोन, उसको प्लेट सीमा कहते हैं। प्लेट संचरण के फलस्वरूप जब प्लेट संचरण करते हैं, गति की अवस्था में होते हैं, तो 3 प्रकार की प्लेट सीमाएं बनती हैं। 3 प्रकार की प्लेट सीमा बनती है तथा उनके बीच अंतर जो है वो निम्न है। और ये दूसरा प्रश्न है आज का। तो ये कौन कौन सी सीमाएं बनती हैं, प्लेट की कौन कौन सी सीमाएं हैं? तो पहला है अपसारी सीमा, दूसरा है अभिसरण सीमा, और तीसरा जो है वो है रूपांतर सीमा। कौन कौन सा है? अपसारी सीमा, अभिसरण सीमा और रूपांतर सीमा। अब चलिए हम लोग इसको जानते हैं, और इसे मैंने एनसीईआरटी की किताब से लिखा है। देखिए, अपसारी सीमा ये क्या है? इसमें लिखा है कि जब 2 प्लेट्स एक दूसरे के विपरीत दिशा में अलग हटती हैं और नई परपटी का निर्माण होता है। देखिए, इसमें क्या होता है कि 2 प्लेट्स जो हैं, फिगर से आप लोग देखिए आसान हो जाएगा समझना। ये प्लेट ए और प्लेट बी एक दूसरे से विपरीत दिशा में अलग हट रही हैं। दोनों की दिशा जो है ये विपरीत है, तो इसको क्या कहेंगे? अपसारी सीमा। इन्हें अपसारी प्लेट्स कहते हैं। इस तरीके के प्लेट्स को क्या कहेंगे? अपसारी प्लेट्स कहेंगे, ठीक है ना, क्योंकि ये दोनों जो प्लेट्स हैं अपने विपरीत दिशा में ये गति कर रही हैं, उन्हें अपसारी प्लेट्स कहेंगे। वह स्थान जहाँ से प्लेट एक दूसरे से दूर हटती है इन्हें प्रसारी स्थान कहते हैं। जैसे कि ये वाला स्थान एक दूसरे से दूर हट रहा है और यहाँ इस स्थान से एक दूसरे से दूर हट रहा है, तो इसको क्या कहेंगे? प्रसारी स्थान कहेंगे।
अब सारी सीमा का सबसे अच्छा उदाहरण है मध्य अटलांटिक कटक। यहाँ से अमेरिकी प्लेटें तथा यूरेशियन व अफ्रीकी प्लेटें एक दूसरे से अलग हो रही हैं। तो ये जो सबसे अच्छा इसका उदाहरण क्या है, तो मध्य अटलांटिक कटक है। अटलांटिक महासागर में जो कटक का निर्माण हुआ है, तो ये इसके सबसे अच्छा उदाहरण है। यहाँ से क्या हुआ है कि जो अमेरिकी प्लेट्स हैं, यानी कि इधर जो अमेरिका है, इस अमेरिका में उत्तरी अमेरिका भी आ जाता है और जो दक्षिणी अमेरिका है वो दोनों आ जाते हैं। उत्तरी अमेरिका भी आ जाता है और दक्षिणी अमेरिका भी आ जाता है। और इधर जो यूरेशियन और अफ्रीकी जो प्लेट है, ये दोनों एक दूसरे से अलग हो रहे हैं और इसके बीच में एक कटक का निर्माण हो रहा है। ये इसका सबसे अच्छा उदाहरण है किसका, अपसारी सीमा का, क्योंकि इसमें दो प्लेट्स जो हैं वो विपरीत दिशा में अलग हो रहे हैं। तो ये हो गया अपसारी सीमा की विशेषता। अब अभिसरण सीमा के बारे में जानें। जब एक प्लेट दूसरी प्लेट के नीचे धंसती है और जहां भूपर्पटी नष्ट होती है, वह अभिसरण सीमा है। कौन सी सीमा है, तो इसी को अभिसरण सीमा कहते हैं। जैसे कि यहाँ देखिए, फिगर के माध्यम से बता दो। देखिए, दो प्लेट्स हैं ए और बी, ये दोनों एक दूसरे की मतलब एक दूसरे की तरफ ही गतिशील है और एक दूसरे की तरफ आ रही है, गतिशील अवस्था में है। तो ये जो प्लेट्स, इसको कहते हैं अभिसरण सीमा, ठीक है ना। और इसके बीच जो क्षेत्र का निर्माण हो रहा है उसको प्रविष्ठन क्षेत्र कहेंगे। इसके भी कई उदाहरण हैं, पहले हम लोग इसके बारे में अच्छे से जान लें। अभिसरण सीमा, जब एक प्लेट दूसरी प्लेट के नीचे धंसती है और जहां भूपर्पटी नष्ट होती है, क्योंकि एक प्लेट दूसरी प्लेट के नीचे धंस जा रही है और जो यहाँ पर नष्ट हो रहा है, विनाश हो रहा है, तो वह स्थान जहाँ पर प्लेट धंसती है इसे प्रविष्ठन क्षेत्र कहेंगे। अब देखिए, यहाँ पर धंस रही है, यहाँ एक आया इधर से, एक आया इधर से, और यहाँ पे जगह धंस रहा है, तो इसको प्रविष्ट, इस क्षेत्र को क्या कहेंगे, तो प्रविष्ठन क्षेत्र कहेंगे। अभिसरण 3 प्रकार से हो सकता है। कौन कौन सा है, तो पहला है महासागरीय और महाद्वीपीय प्लेट के बीच में। तो एक तरफ महासागरीय प्लेट होगा और दूसरी तरफ महाद्वीपीय प्लेट होगा, ठीक है ना। अभिसरण 3 प्रकार से हो सकता है। कौन कौन सा है, तो महासागरीय और महाद्वीपीय प्लेट के बीच में हो सकता है। दूसरा है महासागरीय प्लेट के, 2 महासागरीय प्लेट, यानी कि दोनों तरफ महासागर प्लेट हो। पहला तो था कि एक तरफ महासागर प्लेट होगा, एक तरफ महाद्वीपीय प्लेट होगा, ये पहला है। इस तरीके से भी ये जो अभिसरण होगा। और या तो दोनों प्लेट्स जो होंगे वो महासागरीय प्लेट्स होंगे, या फिर दोनों प्लेट्स जो होंगे वो महाद्वीपीय प्लेट्स होंगे। इनके बीच में इस तरीके का जो है सीमा है, ये बनती है अभिसरण सीमा, ये बनती है। प्रविष्ठन क्षेत्र जो आपने जाना, अभिसरण सीमा के बारे में जाना। अब जानेंगे रूपांतर सीमा के बारे में। और ये क्या होता है, एक विनाशात्मक होता है ये, इसमें क्षति होती है और इसी में वलित पर्वत का भी निर्माण होता है। अब जानेंगे हम लोग रूपांतर सीमा। रूपांतर सीमा का है जहाँ ना तो कोई नई प्रॉपर्टी का निर्माण होता है और ना ही प्रॉपर्टी का विनाश होता है। यहाँ पर ना तो कोई प्रॉपर्टी बन रही है, ना ही किसी प्रॉपर्टी का विनाश हो रहा है, उनको रूपांतर सीमा कहते हैं। इसका कारण यह है कि इस सीमा पर प्लेटें एक दूसरे के साथ क्षैतिज दिशा में सरक जाती हैं। तो इसमें क्या होता है, देखिए फिगर के माध्यम से, ये प्लेट ए है, प्लेट बी है, तो इसमें जो गति हो रही है तो क्षैतिज दिशा में गति हो रही है। तो एक दूसरे प्लेट जो है एक दूसरे में ऐसे हो जाएंगे, मतलब इनके बीच में एक दूसरे के साथ ये क्षैतिज दिशा में ये सरक जाती हैं। इससे रूपांतर भ्रंश का निर्माण होता है। रूपांतर भ्रंश का इससे निर्माण होता है। और उदाहरण के तौर पे कैलिफोर्निया के निकट निर्मित सैन एंड्रियास फॉल्ट, ये उदाहरण है। उदाहरण के तौर पे कैलिफोर्निया के निकट एक सैन एंड्रियास फॉल्ट है, उसका निर्माण हुआ है। तो ये रूपांतर सीमा का उदाहरण है। और अब हम लोग निष्कर्ष के बारे में जानें। ये भी भाग समाप्त हुआ, अब निष्कर्ष जानते हैं। अतः हम कह सकते हैं कि यह सिद्धांत वैगनर के महाद्वीपीय विस्थापन के सिद्धांत का विकास माना गया है, क्योंकि वैगनर का जो महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत था उसी का ये विकास था, क्योंकि उनका भी कहना था कि जो महाद्वीप है उनका निर्माण, ये जो प्लेट्स हैं वो गतिशील अवस्था में हैं, लेकिन बहुत स्पष्ट उनका नहीं था और उनका जो सिद्धांत था बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं था, कुछ त्रुटियाँ भी थी। लेकिन प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत आने के बाद वो त्रुटियाँ जो थी वो सारी खत्म हुई। और अब चलिए एक बार और मैं पढ़ देती हूँ। अतः हम कह सकते हैं कि यह सिद्धांत वैगनर के महाद्वीपीय विस्थापन के सिद्धांत का विकास माना गया है
तथा प्लेट विवर्तन के सिद्धांत भूगर्भीय गतिविधियों को समझने में और भी उपयोगी बन गया है। इससे प्लेट के आंतरिक भागों में होने वाली जो भूकंपीय और ज्वालामुखीय घटनाएं हैं उनकी व्याख्या संभव हो पाई है। तो ये मैंने निष्कर्ष में लिखा है। बाकी ये सब मैंने दिया है, अंतर सब में बताया है कि कौन से प्लेट्स जो हैं वो किस तरीके से गति करती हैं। एक क्षैतिज अवस्था में गति करती हैं, एक दूसरे से विपरीत अवस्था में जाती हैं प्लेट्स, और एक में है कि एक दूसरे के पास आती हैं। और फिर मैंने आपको प्लेट विवर्तन के सिद्धांत के बारे में आपको मैंने पढ़ाया है। तो आज की क्लास में बस इतना ही। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। लेते हैं आपसे विदा। धन्यवाद।